जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस आर द लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जितनी भी अमवात होती हैं उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हाइपरटेंशन है और उसकी पेचीदगियों का है। तो हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन की टाइप्स कितनी हैं, हाइपरटेंशन लेबल कैसे करते हैं, हाइपरटेंशन की स्टेजेस क्या हैं, प्री हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपरटेंशन को हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो ये हम हाफ टॉपिक आज पढ़ेंगे और हाफ टॉपिक हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू एज, with respect to gender और with respect to the जो हाइपरटेंशन है बेसिकली इसको define कर रहे हैं। अगर एक पेशेंट का प्रेशर कोई भी स्ट्रेस ना हो, ना फिजिकल हो ना साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, सो इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रेस अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो और एट लीस्ट 2 रीडिंग ज्यादा हो तो वी विल लेबल दैट पर्टिकुलर पेशेंट एज हाइपरटेंसिव। आवाज सबको क्लियर आ रही है? कोई ऐसा है जिसको आवाज का इशू आ रहा हो? और डॉक्टर केनात आप अपनी साइड पे नेट चेक कर लें। कट रही है थोड़ी थोड़ी। मैं अली पासवर्ड बताना। 5G। 1 मिनट मुझे दे दें। पासवर्ड बता दें कैसे होगा। हम्म 5G होम। ठीक है, हो गया। थैंक यू। चले ठीक है ठीक है, अब आवाज क्लियर आ जाएगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रेस एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो और एट लीस्ट 2 रीडिंग्स ज्यादा आ जाए, 140/90 से ज्यादा, तो वी विल लेबल दैट पर्टिकुलर पेशेंट एज हाइपरटेंसिव। तो हाइपरटेंशन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। हाइपरटेंशन की जो पहली टाइप है उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं और ये 5 to 10% केसेस के अंदर होती है। सॉरी, 90 to 95% केसेस के अंदर इसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है और 5 to 10% केसेस के अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन से मुराद ये है कि डिजीज कोई और होगी और उसके साथ हाइपरटेंशन होगी। से फॉर एग्जांपल पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, कोआगुलेशन ऑफ एओर्टा है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, स्टीराइड ओवर यूज है, कुशिंग सिंड्रोम है, तो अगर फियोक्रोमोसाइटोमा है, तो अगर इनकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही होगी तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाएगी। और ये इतनी कॉमन नहीं है, ये जस्ट 5 to 10% केसेस में आपको देखने को मिलेगी। जो कॉमनली हमें हाइपरटेंशन की टाइप देखने को मिलती है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है या जिसका दूसरा नाम इसेंशियल हाइपरटेंशन है। तो प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन 90 to 95% केसेस के अंदर मिलती है। क्यों होती है कोई नहीं पता, एग्जैक्ट काज इज नॉट नाउन। हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिन पेशेंट्स के अंदर होंगे हम कहेंगे कि इनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा हैं और जिन पेशेंट्स के अंदर नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि इनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम हैं। तो उसके अंदर 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। एक हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें बेसिकली वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें पहला टॉप पे आता है स्मोकिंग। अगर एक पेशेंट स्मोकर है तो स्मोकर पेशेंट को हाइपरटेंसिव होने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द पेशेंट जो कि स्मोकर नहीं है, नॉन स्मोकर है।
तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। दूसरा ओवरवेट, जो ओवरवेट पेशेंट होंगे उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वो पेशेंट जो ओवरवेटेड नहीं है, जिनका वेट नॉर्मल है। तीसरे नंबर पे के अंदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो वो पेशेंट जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, ये ओवरवेट होने के साथ को लिंक करता है, उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, वॉक करते हैं, गेम्स करते हैं, उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह जो पेशेंट बाहर के खाने खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस एज कम्पेयर टू दोस्त जो ये नहीं करते, हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो बाहर के खाना खाएंगे उनको ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दोस्त जो नहीं खाएंगे। इसके साथ ये है कि जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसमें मेल पेशेंट हैं, जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मीनोपॉज के बाद फीमेल्स को भी ऑब्वियसली इक्वली या इवन ज्यादा हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। नंबर टू, पेशेंट की इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी हमारे पेशेंट को हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। 45 ईयर से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर 1/3 पाकिस्तानी पॉपुलेशन हाइपरटेंसिव है, 45 साल से ऊपर, और उनको पता भी नहीं है कि हम हाइपरटेंसिव हैं कि नहीं है। तो इसके अलावा ये है कि अगर एक पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को हाइपरटेंशन थी, तो सिबलिंग्स के अंदर भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और ये भी चेंज नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा ये है कि टाइप ए पर्सनैलिटी, तो वो लोग जो जरा स्ट्रेस लेते हैं उनको भी हाइपरटेंसिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप बी, जो कहते हैं भाई जो होगा देखा जाएगा। तो ये बेसिकली मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हमने एड्रेस करना होता है, स्पेशली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं। जो हाइपरटेंशन है ये साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है, इसकी कोई अलामात नहीं होती। तो जब पेशेंट रूटीन के चेकअप पे आता है हम उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं। तो अगर 120/90 से कम हो पेशेंट का ब्लड प्रेशर, लेस देन 120 सिस्टोलिक हो, डायस्टोलिक लेस देन 80 हो, तो ये नॉर्मोटेंसिव कहलाते हैं, यानी ये नॉर्मल है। अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है जिसका ब्लड प्रेशर 120 से 130 इस रेंज के अंदर आए, तो ये अपर नॉर्मल कंसीडर होगा। सिस्टोलिक अगर 120 से ज्यादा हो, 130 तक, 129 तक, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अपर नॉर्मल। अगर पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 हो और डायस्टोलिक 80 से 89 हो, ये मैं आपको ना फिजिशियंस की गाइडलाइंस पढ़ा रहा हूँ, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी डिफरेंट हैं, वो 130 से ऊपर हाइपरटेंसिव के लेवल कर देते हैं। तो खैर आपने इतना ही याद रखना है कि जो फिजिशियंस की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर एक पेशेंट का 130 से ज्यादा प्रेशर हो, 139 तक सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 से 89 हो, तो 130 से 139 और 80 से 89 इस कैटेगरी के अंदर अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर आ रहा होगा, तो ये प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली द स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन जहां से ये कंप्लीटली क्योरेबल है। अदरवाइज ये हाइपरटेंशन इज अ कंट्रोलेबल डिजीज, दिस इज नॉट ट्रीटेबल। इसका मैं अभी आपको मीनिंग बताता हूँ। सो ये प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट्स कहलाएंगे अगर एक पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 इस रेंज के अंदर आए, और डायस्टोलिक 90 से 99 इस रेंज के अंदर आए, और जब हम चेक करें इसी इसी कैटेगरी के अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर आ रहा है इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। पेशेंट वॉक करके आप चेक करेंगे डिफरेंट होगा, पेशेंट को कोई स्ट्रेस से आप चेक करेंगे डिफरेंट होगा, पेशेंट चल के आपके क्लिनिक पे आए आप चेक करेंगे डिफरेंट होगा। सो इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रेस, अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140 से 159 हो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 90 से 99 हो, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहलाती है। अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160 से 179 सिस्टोलिक हो और डायस्टोलिक 100 से 109 हो, इस रेंज के अंदर अगर प्रेशर आ रहे हैं, तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है। और अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 110 से ज्यादा हो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक मोर देन सिस्टोलिक 180 से ज्यादा हो, डायस्टोलिक मोर देन 110 हो, सो मोर देन 180 सिस्टोलिक, मोर देन 110 डायस्टोलिक, तो ये स्टेज 3 हाइपरटेंशन कहलाती है। और स्टेज 3 हाइपरटेंशन की फिर फर्दर 2 क्लासेस हैं। 180 110 से ज्यादा जब भी प्रेशर होगा, या तो वो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है,
या ये वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी मीन स्टेज 3 हाइपरटेंशन विदाउट एंड ऑर्गन डैमेज। कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, स्टेज 3 हाइपरटेंशन है, तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहलाएगा। और स्टेज 3 हाइपरटेंशन विद एंड ऑर्गन डैमेज, यानी एंड ऑर्गन को डैमेज कर रही है, स्टेज 3 हाइपरटेंशन है, तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहलाएगा। अब एंड ऑर्गन्स क्या हैं, कौन कौन से एंड ऑर्गन्स होते हैं? तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ब्रेन। तो स्टेज 3 हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट का ब्रेन दो तरह से अफेक्ट हो सकता है। या तो उस पेशेंट को स्ट्रोक हो जाए, स्पेशली सब रेकनाइड हेमरेज होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर जा रहा है और साथ उसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, थंडर क्लैम्प, हेडेक, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, और पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस हो गया है, तो ये एक इमरजेंसी होगी। तो इमरजेंसी लफ्ज बता रहा है कि भाई आपने इमरजेंसी में लेके जाना है पेशेंट को। तो स्टेज 3 हाइपरटेंशन में ब्रेन जो इफेक्ट होगा, या तो पेशेंट को सबरेक्नाइड हेमरेज होगा, या उसको इंट्रासेरिब्रल हेमरेज फ्रंटल कॉर्टेक्स पे हो सकता है, मिड ब्रेन के लेवल पे हो सकता है, पॉन्स के लेवल पे हो सकता है, तो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज हो सकता है उसको। या उसको हेमरेज नहीं हुआ और जस्ट पेशेंट का प्रेशर एलिवेटेड है और विदाउट एनी ऑर्गेनिक टारगेट, यानी कोई पेशेंट को हेमरेज वगैरह नहीं है, इस्कीमिया भी नहीं है, लेकिन पेशेंट को अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है, तो सीटी स्कैन नॉर्मल है, तो इसको फिर हम हाइपरटेंसिव इनकेफ्लोपैथी लेबल कर सकते हैं। तो हाइपरटेंसिव इनकेफ्लोपैथी अगेन इज अ मेडिकल इमरजेंसी। तो ब्रेन दो तरह से अफेक्ट होता है, इसी तरह जो आईज हैं, रेटिना है, वो अफेक्ट हो सकता है, हाइपरटेंसिव हेमरेज हो जाए आईज के अंदर, तो ये स्टेज 3 हाइपरटेंशन कहलाएगा। तो स्टेज 3 हाइपरटेंशन विद हमारे पास आईज का पेशेंट की विजन लॉस हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, तो दिस इज अगेन अ मेडिकल इमरजेंसी। तो हम ऑप्थेल्मोलॉजी वालों को ऑन बोर्ड लेते हैं। इसी तरह हमारा हार्ट, वो भी दो तरह से अफेक्ट हो सकता है, या तो पेशेंट को स्टेज 3 हाइपरटेंशन है विद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसको इस्कीमिया डेवलप हो गया, स्टेमी, एनस्टेमी, एंजाइना, तो ये हम इमरजेंसी कहलाएगा, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या फिर उसको डिसेक्शन ऑफ एयोर्टा हो गया है, स्टेज 3 हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट को चेस्ट पेन है और उसको बैक की तरफ पेन जा रहा है, वेरी सीवियर है, और आपने चेस्ट एक्सरे करवाया तो मीडियस्टेनम वाइड मिली, और आपने सीटी एंजियोग्राफी कराई तो उसके ऊपर कंफर्म हो गया, तो ये भी हो सकता है हमारे पेशेंट को कि डिसेक्शन ऑफ एयोर्टा हो, स्टेज 3 हाइपरटेंशन हो, तो अगेन दिस विल बी एन इमरजेंसी। इसी तरह हमारे किडनीज इफेक्ट हो सकते हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसके गुर्दे मुतासर हो गए, तो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो सकता है। तो ये चार एंड ऑर्गन होते हैं जो यूजुअली हाइपरटेंशन के साथ मुतासर होते हैं, यानी अगर हम हाइपरटेंशन को टाइमली डायग्नोज और प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली या तो पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा, या उसको हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाएगी, या उसको हार्ट फेल्यूर एमआई हो जाएगा, या पेशेंट को हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाएगी। तो ये बेसिकली, अगर पेशेंट को एंड ऑर्गन डैमेज आ रहा है स्टेज 3 हाइपरटेंशन के साथ, तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। और अगर एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है तो देन, और 180 110 से ज्यादा का प्रेशर है, तो देन ये हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहलाता है। तो ये हम वन आफ्टर वन डिस्कस करते हैं। तो अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है रूटीन के चेकअप के ऊपर और उसका ब्लड प्रेशर 130 से 139 और डायस्टोलिक 80 से 89, आपने चेक किया 136 आ गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 84 आ गया, अब आपने इन पेशेंट को, और जब भी वो चेक करता है ना तो उसका इसी तरह आता है 130 से 140 के दरमियान और नीचे वाला 80 से 89 के दरमियान। तो जब कोई पेशेंट हमारे पास इस तरह आएगा तो इस पेशेंट को हमने समझाना है कि आपको बाकी लोगों की निस्बत ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप अपने एहतियात करें। तो अब हम इनको एहतियात क्या बताते हैं, तो हमने जो इनके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे वो एड्रेस करने हैं। तो अगर पेशेंट सिगरेट नोशी करता है तो सिगरेट नोशी तर्क फरमा दें, वेट कम करें। जब कोई पेशेंट 1 kg वेट लॉस करेगा तो उसका मीन प्रेशर 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाएगा। तो हमने वेट लॉस करवाना है, हमने उसकी स्मोकिंग सिसेशन करवानी है, हमने पेशेंट को नैप का बोलना है। जो जो लोग दोपहर का नैप लेते हैं तो उन लोगों को 65 to 70% कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू दोज पीपल जो नैप नहीं लेते। कैलूला बोलते हैं इसको, दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आपने लेट जाना है, सोना है थोड़ी देर।
तो इससे कॉर्टिसोल लेवल एकदम से कम हो जाता है। तो ये आपने बताना है। इसके अलावा आपने इनको वॉक एडवाइस करनी है, ब्रिस्क वॉक 30 मिनट्स अ डे 5 टाइम्स अ वीक। तो ब्रिस्क वॉक क्या होती है जी, कि पेशेंट को पसीने आने लग जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पेशेंट का सांस फूल जाए, उसको पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाए। यानी आपने वॉक करनी है इस तरह कि आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए, आपका सांस फूल जाए और पसीने आने लग जाए। तो 15 मिनट सुबह शाम करवा दें, ये भी ठीक है, या आधा घंटा एट अ टाइम कर दें, ये भी ठीक है। तो 30 मिनट्स अ डे 5 टाइम्स अ वीक। और ज्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना, नो एडेड सॉल्ट। जब हम खाना खाते हैं ना, फिर ऊपर से नमक डाली जा रहे होते हैं, तो ये हमने डिस्करेज करना है, क्योंकि सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन है, एकदम से पेशेंट का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नो एडेड घी, भाई आपने एक दफा सालन बना लिया, अब आप ऊपर से फिर घी डाली जा रहे हो, तड़के लगाई जा रहे हो। नो एडेड घी, नो एडेड शुगर। घी की जगह पे ऑयल इस्तेमाल करें। जब पेशेंट एडेड शुगर इस्तेमाल करेगा, यानी एक दफा चाय बन गई फिर ऊपर से चीनी डाली जा रहे हैं, गुलाब जामुन खाई जा रहे हैं, ये आपने डिस्करेज करना है। और वजन कम करवाएं, वॉक करें, स्मोकिंग सिसेशन करवाएं। इसके अलावा ये है कि आपने अपने प्रेशर का रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो एटलीस्ट वंस अ वीक आपने सुबह सुबह पेशेंट जब उठेगा तो उस टाइम पे प्रेशर लेना है, तो वो किस किस रेंज के अंदर आ रहा है। क्योंकि ये लोग अगर हम इग्नोर कर देंगे तो ये फिर हाइपरटेंशन हो जाएगी इनको स्टेज 1, फिर वहां पे इग्नोर होंगे तो स्टेज 2 में चले जाएंगे, वहां पे इग्नोर होंगे स्टेज 3 में चले जाएंगे। जैसे जैसे स्टेजेस आगे जाएंगी ना, कॉम्प्लिकेशन जल्दी आ जाएंगी। तो मैं तो अपने पेशेंट को बताता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली आपका कि खून की नालियों के अंदर प्रेशर है। अब एक नाली है जिसका प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और उसकी उम्र 80 साल है। अब उसी पाइप के अंदर, उसी खून की नाली के अंदर प्रेशर आपने 160 पे कर दिया है। अब जाहिर है जहां उसकी 80 साल लाइफ थी तो वो डिक्रीज हो जाएगी, वो जल्दी बंद हो जाएगी या फट जाएगी। तो ये खून की नालियों की बीमारी है। तो अब मेहरबानी करें, तो इसमें हमने 50% आपने पेशेंट को बताना है कि मेडिसिन का रोल है, और 50% कंट्रीब्यूशन पेशेंट के लाइफ स्टाइल का है। तो लाइफ स्टाइल में यही है कि आपने स्मोकिंग सेसेशन, वजन कम करें, नो एडेड साल्ट, नो एडेड घी, नो एडेड शुगर, ब्रिस्क वॉक, नैप लेना, तो घी की जगह पे ऑयल इस्तेमाल करें। तो ये हमने इन पेशेंट को काउंसलिंग करनी है, और प्रेशर अपना हर हर हफ्ते बाद या एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ पेशेंट अपना प्रेशर मेंटेन देखते रहें, क्योंकि इन लोगों को बाकी लोगों की निस्बत प्रेशर हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब एक पेशेंट, डॉक्टर ऋषा आपके पास आया, उस पेशेंट का आपने ब्लड प्रेशर लिया, वो किसी और इश्यू की वजह से आया। ये जो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, ये पट्टी बांध के आते हैं, सर दर्द कर रहा है, मुझे ब्लड प्रेशर मेरा चेक कर दें, दे ऑल आर टेंशन टाइप हेडेक अनटिल और अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो ये यंग पेशेंट आपके पास आएंगे, 20 साल की फीमेल आएगी, ऐसे पट्टी बांध के फिर रही होगी, शाम के टाइम पे दर्द हो जाता है, ब्लड मेरा बीपी शूट कर रहा है, तो दे ऑल आर टेंशन टाइप हेडेक। तो जो ट्रूली हाइपरटेंशन है वो अनटिल के कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जब कॉम्प्लिकेशन होगी फिर उसके सिम्टम्स आएंगे। कॉम्प्लिकेशन अदरवाइज वो साइलेंट किलर है, खामोश खाता है, कोई अलामात नहीं आती। पेशेंट किसी और वजह से हमारे पास आता है और हम रूटीन पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले रहे होते हैं, और हम पेशेंट का प्रेशर देख रहे हैं तो उसका आ रहा है 146/94। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा ना कभी कभी बढ़ जाता है तो मैं दवाई ले लेता हूँ। तो ये है कि आइडियली इसलिए हम ये करते हैं, जब पेशेंट का पहली दफा हम प्रेशर चेक करेंगे तो हम उसको मेडिसिन स्टार्ट नहीं करवाते, स्पेशली स्टेज 1 हाइपरटेंशन के अंदर। कि 140 से 159 की रेंज के अंदर जब भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर आएगा, हम पेशेंट को बताएंगे कि आपने कल सुबह निहार में अपना प्रेशर चेक करना है। आइडियल तो यह है कि एम्बुलेटरी होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट ये है कि पेशेंट आपके क्लिनिक अगर उसको करीब पड़ता है तो आप वहां पे बुलवा लें। और ये है कि पेशेंट बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में हो, थोड़ी देर आधा घंटा बैठा रहे, फिर आप प्रेशर चेक करें, और दोनों साइडों से चेक करें, और फिर आप उनका मीन ले लें। तो जब हम उनका मीन लेंगे और अगर स्टिल वो 140 से 159 इस रेंज के अंदर आ रहा हो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 90 से 99 की रेंज के अंदर आ रहा होगा, तो दिस इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। सो टू रीडिंग्स आर मैंडेटरी टू लेबल अ पेशेंट एज हाइपरटेंसिव। तो आपने 2 डिफरेंट डेज पे भी कर सकते हैं। ये एक रीडिंग अभी 9 बजे ले ली, फिर 3 आवर्स के बाद ले लें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो हम यूजली यूं करते हैं, हम अगले दिन बुलवा लेते हैं। तो आपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर लिया,
वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन आपने लेबल कर देना है 2 रीडिंग के ऊपर, अगर वो 140 से 159 सिस्टोलिक हो और डायस्टोलिक 80 से 89 हो, तो आपने इनको फिर अब मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करवानी है। तो याद रखें, हाइपरटेंशन इज कंट्रोलेबल डिजीज, दिस इज नॉट ट्रीटेबल अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक मेडिसिन। तो इससे क्या मुराद है? आपको मलेरिया हुआ, 3 दिन दवाई दी, पेशेंट ठीक हो गया। इंटेरिक फीवर हुआ, 7 डेज एंटीबायोटिक ली, पेशेंट ठीक हो गया। LRT हुआ, 1 वीक आपने एंटीबायोटिक दी, ठीक हो गया पेशेंट को। ट्यूबरक्लोसिस हुई, 6 मंथ्स पेशेंट ने ATT ड्रग्स ली, पेशेंट ठीक हो गया। ये है ट्रीटेबल। जो हाइपरटेंशन है दैट इज कंट्रोलेबल, कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसके साथ मेडिसिन देंगे तो पेशेंट का प्रेशर, हमारा टारगेट होता है कि 130 से और 80 से कम होना चाहिए, तो वो कंट्रोल रहेगा। और अगर वो कंट्रोल रहेगा तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। तो हमने इन पेशेंट्स के अंदर टारगेट रखना है, अब हमने इसका प्लान बनाना है। अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम इनको एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कराते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कराने के लिए हमारा क्राइटेरिया होता है कि एज देखते हैं, पेशेंट की उम्र कितनी है। सो इफ द एज ऑफ द पेशेंट इज लेस देन 55 ईयर, देन ACE इनहिबिटर्स या ARBs दे आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस। और अगर पेशेंट की जो एज है वो 55 से ज्यादा हो, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस। और 55 से ज्यादा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बनते हैं। लेकिन पेशेंट डायबिटिक है, तो डायबिटिक चाहे 55 से बिलो होंगे या 55 से ज्यादा होंगे, उन सब के अंदर आपने एस या ARBs देने, क्योंकि एस ARBs का डायबिटिक नेफ्रोपैथी में प्रोटेक्टिव होते हैं, तो इनका रोल है। 55 से बिलो पेशेंट हमारे पास आ गया 49 ईयर का, तो दिस टाइम द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी द ACE इनहिबिटर और ARBs। अब एस या ARBs से कौन सी चूज करें? तो जो ACE इनहिबिटर्स होते हैं उनका एक डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट होता है कफ, ड्राई कफ। पेशेंट को दवाई आपने स्टार्ट कराई, वो हफ्ते बाद है, डॉक्टर साहब मुझे तो खांसी स्टार्ट हो गई। तो ड्राई कफ की वजह से हम पेशेंट को ARBs पे डालते हैं। ARBs का साइड इफेक्ट ड्राई कफ नहीं है। तो ARBs में हमारे पास टैबलेट आती है वल्सल्टान, लोसाल्टान, इर्बिसाल्टान, कैंडिसल्टान। जैसे एज के अंदर इनेलाप्रिल, बिनाजिप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये एस इनहिबिटर्स हैं। इसी तरह वल्सल्टान, लोसाल्टान, इर्बिसाल्टान, कैंडिसल्टान, ये ARBs हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो हमने इन पेशेंट को लोसार्टन स्टार्ट करानी है, प्रोटोटाइप ड्रग है। टैबलेट आती है लोटेंस के नाम से, या इजी डे के नाम से, या क्यूसल्टान के नाम से। तो ये बेसिकली लोसाल्टन है। तो लोसाल्टन हमने स्टार्ट करानी है अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम पेशेंट को बताएंगे कि भाई आपने नमक इस्तेमाल नहीं करना, वॉक करनी है, खाना अपने खाने के अंदर ज्यादा घी नहीं होना चाहिए, तो ऑयली जंक फूड्स आपने नहीं खाने, नैप लेना है। तो इसके साथ आपने मेडिसिन खानी है। तो एक गोली आपने रात को स्टार्ट करानी है। एंटी हाइपरटेंसिव हम रात को स्टार्ट करवाते हैं। उसकी लॉजिक ये होती है कि पेशेंट को जो स्ट्रोक है, MI है, उसके चांसेस रात को ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो कार्टिसोल लेवल है वो बेसिकली मैक्सिमम होता है सुबह 3-4 बजे। तो आप देखेंगे तो स्ट्रोक उसी टाइम पे होगा। MI के चांसेस मैक्सिमम सुबह 3-4 बजे होते हैं। तो दैट्स वाई हम रात को देते हैं, ताकि प्रेशर कंट्रोल है, क्योंकि प्रेशर इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक एज वेल एज द MI, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। सो हमने इन पेशेंट को स्टार्ट करा दी टैबलेट लोटेंस, जो कि लोसाल्टन है, या इजी डे, या क्यूसल्टान, ये ब्रांड है डिफरेंट, 50 mg एट बेड टाइम। अब इसमें रूल होता है स्टेप अप थेरापी। तो स्टेप अप थेरापी के रूल्स ये हैं कि जब हम एस या ARB स्टार्ट करवाएंगे तो हम पहले 1 महीना दवाई देंगे। पेशेंट को बताना है कि आपने हफ्ते में 2 दफा एम्बुलेटरी सुबह सुबह निहार मुंह जब उठें तो उस टाइम पे अपना प्रेशर चेक करें। उस टाइम पे पेशेंट बिल्कुल कूल काम रिलैक्स होता है। उस टाइम पे आप उसका प्रेशर देखें, वो विद टाइम एंड विद डेट लिख लें। और इसके साथ ये है कि दवाई रेगुलर खानी है, यानी अगर पेशेंट दवाई रेगुलर नहीं खाता, दरमियान में छोड़ देता, तो उसका नुकसान होता है रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। अगर उसका पहले 140s में रहता था और फिर 150s 160s में चला जाएगा, और स्टेज 2 में चला जाएगा। तो ये आपने इनको बताना है कि भाई दवाई आप रेगुलर खाएं। और मैक्सिमम ये 300 से 400 रुपए की महीने की दवाई बनती है।
तो आपने एट बेड टाइम देनी है इनिशियली। पहली दफ़ा हम 1 महीने बाद फॉलो अप करेंगे। हफ्ते में पेशेंट की हम 2 रीडिंग्स लेते हैं, तो 4 हफ्ते मानिए 1 महीने बाद उस हमारे पास रीडिंग्स होंगी पेशेंट की 8 रीडिंग्स होंगी। अब हमारा टारगेट होता है कि इनका मीन जो है वो 130/80 से कम हो। तो सारे सिस्टोलिक्स आप आपस में ऐड करें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी 8 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह डायस्टोलिक वैल्यूज ऐड करें, उनको 8 पे डिवाइड कर दें। अगर उनका कलेक्टिवली मीन लेस देन 130 एंड लेस देन 80 आता है तो ये कंट्रोल्ड है। इसका मतलब ये कि हमने जो दवाई स्टार्ट कराई और पेशेंट रेगुलर खा रहा है और उस लाइफस्टाइल की वजह से पेशेंट का प्रेशर कंट्रोल हो गया है। लेकिन अगर पेशेंट का प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा, वो 140/90 से ज्यादा आ रहा है, तो देन हम स्टेप अप कर जाएंगे। हम मेडिसिन अपनी बढ़ा देंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, डोज बढ़ा देंगे। और अगर हमने दवाई दी और पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, 110/70 से कम हो जाए, तो हम स्टेप डाउन कर जाएंगे। जैसे हमने पेशेंट को इजी डे या क्यूसल्टान या लोटेंस या लोसाल्टन है सारे 50 mg स्टार्ट कराई, और पेशेंट 2 दिन बाद डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, आपने प्रेशर चेक किया वो 110 से 170 से नीचे हो, तो अब हम मेडिसिन उसकी रिड्यूस कर देंगे। हम उसको टैबलेट इजी डे 25 mg दे देंगे। तो इसको स्टेप डाउन इस तरह करना है। अगर 110/70 से कम है, अगर 140/90 से ज्यादा हो तो स्टेप अप, और अगर इन बिटवीन होगा तो हम फिर कंटिन्यू सेम थेरापी। तो स्टेप अप किस तरह करेंगे? तो हमने पेशेंट को पहले इजी डे एट बेड टाइम स्टार्ट कराई थी 50 mg, अब हम इसको सुबह शाम कर देंगे। तो टैबलेट इजी डे 50 mg एट बेड टाइम और 50 mg सुबह। सुबह शाम से मुराद होता है कि सुबह 9 बजे तो रात को 9 बजे, सुबह 8 बजे तो रात को 8 बजे, along with lifestyle modification, along with strict compliance, along with counseling of the disease। अब दिस टाइम हमने 15 दिन बाद फॉलो अप करना है। 15 दिन बाद हमने फॉलो अप किया, अगर तो हमारे टारगेट अचीव हो जाते हैं, नहीं 130/80 से कम आ रहा है प्रेशर, कंटिन्यू सेम डोज आप कंटिन्यू करते चले जाएं। और अगर 110/70 से कम आ जाए, हम स्टेप डाउन कर जाएंगे, यानी हम पिछले स्टेप पे चले जाएंगे कि हमने एट बेड टाइम 50 mg लो टेंस स्टार्ट कराई थी, तो उसी पे चले जाएं। और अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं हुए, 140/90 से ज्यादा है स्टिल, तो फिर हम लो डोज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड ऑन कर देंगे। यानी सुबह शाम इजी जे भी चल रही है, इसके साथ हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टार्ट कराने हैं। तो हमारे पास एक टैबलेट आती है जोडिप या कोर्सेव, तो दैट इज अम्लोडिपिन। तो 5 mg आप एट बेड टाइम स्टार्ट कराते हो। तो सुबह शाम इजी जे चल रही थी, अब हमने जोडिप अलहदा से देनी है। अब हम बजाय इसके कि अलहदा से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दें, अलहदा से ARBs दें, तो हम कम्बिनेशन स्टार्ट करा देते हैं। तो एक टैबलेट हमारे पास आती है बाईफोर्ज के नाम से या एक्सटोर के नाम से। एक्सटोर महंगी है, बाईफोर्ज इकोनॉमिकल है। तो दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ एम्लोडिपिन विद वल्सर्टान। तो टैबलेट जोडिप अलहदा दें, लो टेंस अलहदा दें, उसकी बजाय हम ये कर लें कि हम एक्सटोर या बाईफोर्ज दे दें 580। तो 5 mg एम्लोडिपिन है उसके अंदर, 80 mg वल्सर्टान है। तो 50 mg लोसाल्टन दो या 80 mg वल्सर्टान दो, इक्वल उनका स्ट्रेंथ है, इक्वल उनका इफेक्ट आता है। तो बजाय इसके कि हम बेड टाइम पे अलहदा से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दें, अलहदा से हम लोसाल्टन दें, हम कम्बिनेशन दे देते हैं, और सुबह पे इजी डे वैसे चलती रहेगी या लोटेंस जो कि लोसाल्टन है। शाम पे जस्ट हमने क्या किया है कि बाईफोर्ज ऐड कर दी है या एक्सटोर, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ वल्सर्टान विद एम्लोडिपिन। तो अब बाईफोर्ज में 2 साल्ट हैं, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एक ARBs है। और इसी तरह फिर हमने 15 दिन बाद फॉलो अप किया। अगर 110/70 से कम आ गया, पिछले स्टेप पे चले जाएं, आप एम्लोडिपिन बंद कर दें। और अगर 149 से ज्यादा आ गया, स्टेप अप। और अगर इन बिटवीन आ रहा है नॉर्मल 130/80 से कम आ रहा है रूटीन पे, तो CST कंटिन्यू सेम थेरापी। अब एक पेशेंट को ना एट बेड टाइम बाई 4 चल रही है 580, और सुबह पे भी इजी डे चल रही है, और उसका कंट्रोल नहीं आ रहा। पेशेंट दवाई रेगुलर खाता है, वॉक करता है, वजन कम कर रहा है, नैप ले रहा है, स्टिल प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा, तो देन अगेन हम स्टेप अप करेंगे। तो टैबलेट बाई 4 फिर हम 580 एक गोली सुबह शाम कर देंगे। याद रखें जब हम बाई 4 दे रहे हैं ना, तो इसमें मेलोडिपिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और वल्सर्टान जो कि ARBs है, बस यही देंगे, फिर हम इजी डे बंद कर देंगे। यानी ये नहीं कि आप इजी डे भी
सुबह चला रहे हैं, साथ उसके आप बाई फोर्ज भी दे रहे हैं, तो वो वाली बंद करके फिर आपने ये बाई फोर्ज या एक्सटोर सुबह शाम हमने स्टार्ट करा दी 580 में। फिर हमने 10 दिन पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, 15 दिन सॉरी 2 वीक्स, हफ्ते में 2 रीडिंग्स ली, 2 हफ्तों में 4 रीडिंग्स, उनका मीन लिया, और वो अगर हमारे टारगेट को अचीव कर रहा है 130-80 से कम आ रहा है तो कंटिन्यू, अगर 110-70 से कम आ रहा है प्रीवियस स्टेप पे चले जाएं, और अगर 140-90 से ज्यादा आ रहा है तो फिर स्टेप अप करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने पहला कंपाउंड उठाया था ना ARB, उसकी अब स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उसकी डोज बढ़ा देंगे। तो टैबलेट बाई फोर जे एक्सटोर 5-160 सुबह, 5-160 शाम को ऐड करेंगे। फिर हमने 15 दिन बाद फॉलो अप किया, अगर फिर कंट्रोल नहीं आया तो फिर 10-160 सुबह, 10-160 शाम को करेंगे। फिर हमने 15 दिन बाद फॉलो अप किया और फिर कंट्रोल नहीं आया, फिर हम थर्ड लाइन ग्रुप ऐड करेंगे, तीसरा, जो कि थायराइड डायूरेटिक है। तो टैबलेट हमारे पास आती है ट्राईफोर्ज के नाम से। शाम को बाई फोर चल रही है 5-160, 10-160, सुबह पे ट्राईफोर स्टार्ट कराएंगे। जब ट्राईफोर स्टार्ट कराएंगे तो ये आपने पहले वाला जो बाई फोर वाला सुबह वाला ग्रुप है वो बंद कर देंगे। तो टैबलेट ट्राईफोर 10-160 12.5 mg। जब डायूरेटिक स्टार्ट करवाएं, पेशेंट का सीरम यूरिक एसिड लेवल करवाना है। अगर सीरम यूरिक एसिड लेवल डिरेंज है तो देन डायूरेटिक्स कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं, देन हम बीटा ब्लॉक कर देते हैं थर्ड लाइन पे। अगर सीरम यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल है देन हम थायराइड डायूरेटिक देते हैं। तो टैबलेट ट्राईफोर 10-160 12.5 mg 15 दिन देंगे, फिर 10-160 25 mg, वही 15 दिन। ट्राईफोर सुबह चल रही है और शाम को बाई फोर चल रही है, विद रेगुलर, पेशेंट दवाई रेगुलर खा रहा है। फिर 15 दिन बाद फॉलो अप करें, कंट्रोल नहीं आया तो फिर आपने चौथा ग्रुप ऐड करना है, बीटा ब्लॉकर्स। तो टैब हमारे पास टीनोलॉल टैबलेट जेफनॉल के नाम से आती है, 50 mg एट बेड टाइम, 15 दिन का ट्रीटमेंट दें, कंट्रोल नहीं आया तो 100 mg एट बेड टाइम। अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 4 बेसिक ड्रग ग्रुप से कंट्रोल नहीं आ रहा तो दिस इज द इंडिकेशन टू रेफर दिस पेशेंट टू द कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑन द लाइन ऑफ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देखें इसको फियोक्रोमोसोटोमा तो नहीं है, इस पेशेंट को कोआगुलेशन ऑफ एओर्टा तो नहीं है, इस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज तो नहीं है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है। तो ये हमने फिर सेकेंडरी पैथोलॉजीज देखनी है, या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है तो दिस इज द डोमेन ऑफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट। अब आ जाते हैं कि ये तो 55 ईयर से बिलो वालों की स्टेज 1 हाइपरटेंशन थी। अगर 55 से अबव पेशेंट आ जाता है फिर क्या करें? 55 ईयर से अबव फर्स्ट लाइन ग्रुप भी हमारे पास एम्लोडिपिन यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अच्छा, ये आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना, पेशेंट का ब्लड प्रेशर सिंगल पिल पे या कम्बिनेशन पे कंट्रोल हो जाएगा अगर वो दवाई रेगुलर खाए। इशू कहाँ पे होता है, पेशेंट दवाई खाता रहता है, उसको कुछ होता तो है नहीं, वो छोड़ देता है। जब वो छोड़ता है तो फिर उसका ब्लड प्रेशर फिर चला जाता है ऊपर। तो स्टेज 1 में था तो स्टेज 2 में, स्टेज 2 में था तो स्टेज 3 में। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट दवाई रेगुलर खाए, और घर के किसी फर्द को कहें कि भाई दवाई आप मेक श्योर करें पेशेंट रेगुलर खा रहा हो। तो एनीवे अगर 55 से अबव है तो देन फर्स्ट लाइन ही हम एम्लोडिपिन स्टार्ट करा देते हैं जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो टैबलेट हमारे पास आती है जोडिप, तो 5 mg एट बेड टाइम देंगे, लेकिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये प्री लोड काम करते हैं जिससे रिफ्लक्स टैकिकार्डिया होता है। तो पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाएगा, डॉक्टर साहब मुझे ना दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके साथ हमने फिर बीटा ब्लॉकर ऐड करने होते हैं, तो टैबलेट जोडिप, उसके साथ हम ऐड करेंगे जेफनॉल जो कि एटीनोलॉल है, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। मैं जोडिप जेफनॉल इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2-3 रुपए की गोली है, 5-6 रुपए में आप पेशेंट का इलाज कर रहे हो। तो जोडिप 5 mg एट बेड टाइम, जेफनॉल 50 mg एट बेड टाइम, 15 दिन बाद फॉलो अप कर लें। अगर कंट्रोल आ जाता है 95-90% लोगों का कंट्रोल आ जाएगा, तो लेकिन दवाई अगर रेगुलर खाएगा पेशेंट तो कंट्रोल आ जाता है तो कंटिन्यू। अगर 140-90 से ज्यादा आता है तो आप इसको सुबह शाम कर दें। टैबलेट जोडिप जेफनॉल 50 mg जेफनॉल और 5 mg जोडिप, ये सुबह शाम चल रहे हैं हम। फिर हम 15 दिन बाद फॉलो अप करें, अगर कंट्रोल आ जाता तो कंटिन्यू, नहीं आता तो फिर अब हम शाम वाली जोडिप जेफनॉल बंद करेंगे, उसकी जगह पे हम बाई फोर स्टार्ट कर देंगे। अब ये हमने कुछ भी नहीं किया, एम्लोडिपिन वैसे चल रही है, जस्ट हमने ऐड ऑन कर दिया है
हमारे पेशेंट के अंदर ARBs। तो भाई फॉर 580 एट बेड टाइम, फिर 15 दिन बाद फॉलो अप करें, कंट्रोल नहीं आता तो 580 सुबह शाम, जोडेक्सोफेनाल अब सुबह शाम बंद हो गई। फिर 15 दिन बाद फॉलो अप करें, कंट्रोल आ जाता, वेल नहीं आता तो 5 160 10 160, देन 10 160 12.5 mg ट्राई 4 सुबह। डायूरेटिक्स दिन में इस वजह से देते हैं ताकि पेशेंट को यूरिन करने में इश्यू ना हो, रात को देंगे वो सारी रात उठता रहेगा। फिर ट्राई 4 10 160 25 mg, फिर एट बेड टाइम वही ज़ेफनॉल 50 mg, फिर 100 mg, कंट्रोल नहीं आता तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। दिस इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन 55 साल से बिलो वालों के अंदर। कल मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि हमने कब कौन सी मेडिसिन नहीं देनी, कब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे, कब हम एस नहीं देंगे, कब ARBs नहीं देंगे, कब हम पेशेंट्स के अंदर प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे डायूरेटिक्स, और कब हम पेशेंट में बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है, स्टेज 2 की क्या वो है ट्रीटमेंट है, स्टेज 3 का क्या है, अर्जेंसी को कैसे मैनेज करेंगे और इमरजेंसी को कैसे मैनेज करेंगे। तो अब आप लोग क्वेश्चन पूछ लें।